नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी इस चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। व्यालोक जी को जोड़ते हैं और आज बात करेंगे कल अलग अलग जगहों की 3 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट की। एक सीट उसमें बांकीपुर थी बिहार की, गुजरात की एक सीट थी मांजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया। अगर देखा जाए तो अंतिम रिजल्ट ये रहा कि इन 3 सीटों में एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, गुजरात का मांजलपुर। बांकीपुर एक न कांग्रेस ने जीती और न ही एनडीए ने जीती। लेकिन आज वो किस खेमे में खड़े हैं, एनडीए के हैं या किसके हैं, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, तो वो जीते। और तीसरी सीट कांग्रेस को जीती। लेकिन आप जो नैरेटिव देख रहे हैं वो नैरेटिव ये है कि साहब मांजलपुर में तो जीत जो हुई है उसका जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए सबसे पहले जरा जोड़ लेते हैं व्यालोक जी को, उसके बाद फिर ये बातचीत उनके साथ ही शुरू करना जो है वो ज्यादा सही रहेगा। तो व्यालोक भाई साहब, सवर्णों ने हरा दिया, मजा चखा दिया। दतिया क्या बांकीपुर मांजलपुर जीत के तुमने क्या किया, अब तो हिसाब होगा, झटका जरूर देंगे तुम्हें। और बताओ कैसा लगा, मजा आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन एक चीज हमेशा इतिहास में अगर मैच्योरिटी से देखा जाए ना तो याद रहती, जब किसी चीज का रिजल्ट हासिल कर लिया जाता है या बताया जाता है कि ये उस बात का रिजल्ट है, तो वो मसला भी उस रिजल्ट पाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये बड़ा क्रूर सत्य है। अगर आप यूजीसी का, अगर आप ये तमाम जो है इसका गैस गुब्बारा कह रहे थे, तो साहब अब वो मुद्दा फिर खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। अगर आप ये कहें क्या इसको ऐसे लिया जाना चाहिए। आइए जरा इन 3 सीटों का और इससे क्या राजनीति निकल के आ रही है पिछले 24 घंटे में। मैं भी बड़ा शांत, तो अब व्यालोक जी का समय नहीं था, मैंने कहा कि चलिए अब बात करते हैं। क्यों व्यालोक जी, हो गया? आप बताओ 28 में क्या कर लोगे, अब बताओ 27 में क्या कर लोगे। अरे अरे रुको, 29 में बताते हैं। बस फर्स्ट क्लास मैच्योर्ड चुनाव, प्रबुद्ध जनता जी। सर, बांकीपुर में मुसलमान जनसंख्या कितनी है? मतलब मेरा गणित थोड़ा कमजोर है तो मैं बीच बीच में पूछ लेता हूँ। ये जो स्वर्ण रजत मवाद निकलता रहा है, मैं उसकी वजह से बहुत गालियां खाता हूँ, आप भी खाते हैं, क्योंकि हम लोगों का मवाद नहीं निकलता है। और जबरन इस तरह की बकैती नहीं करनी चाहिए। मोदी को कितनी बार सबक सिखाओगे, भाजपा को कितनी बार सबक सिखाओगे? चलिए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश 2017 में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और आप जहां बैठे हुए हैं वही उपचुनाव हार गए थे। योगी जी को सबक मिल गया। फिर 2022 में और झूम झाम के आए और ज्यादा सीटें लेकर आए। अब 2027 है, ये सारी उसकी तैयारी है। अचानक से अखिलेश यादव भगवा पहनने लगे हैं। अखिलेश यादव के मंच पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी का वेश धारण करके 2 कलाकार मौजूद रहते हैं। हालांकि जब जय श्री राम का उद्घोष होता है तो एक बार के बाद दूसरी बार उनके कानों में वही पिघला हुआ शीशा डलने लगता है जो बाभनों ने लगातार दिया है, तो वो हटा भी देते हैं। बांकीपुर की कथा बाकी पर आएंगे। वैसे गुजरात वाले पर क्या बात करना, वहां तो भाजपा जीत गई है, तो वो तो मुद्दा ही नहीं है ना। हाँ वही वहां नहीं बात, वो तो कोई मसला ही नहीं है ना। बांकीपुर पर एक बड़ी सशक्त टिप्पणी आई है डॉक्टर मीसा भारती जी की, और उन्होंने कहा है कि भाई ये तो जीत भाजपा की ही हुई है। अच्छा, ये जो आपके शब्दों में टेंट कनात लगाने वाले नेताजी हैं, नए नए पैदा हुए हैं, तो इनका 242 जगहों पर तो टेंट का पैसा डूब गया था, जमानत भी नहीं बची थी ना। एक जगह पर इन्होंने लगा दिया और उसके बाद कल से मतलब एक सीट से ये भूचाल ला देंगे बिहार की राजनीति में। नहीं, ना, मैं ऐसे आपको बच के जाने नहीं दूंगा। क्योंकि आप ये बताइए, मैं पिछले 24 घंटे से अब ये भी देख रहा हूँ कि अरे यार
ये तो एक ब्राह्मण ही जीत के चला गया और ब्राह्मणवाद से आजादी लेनी थी, तमाम तरह की बात करनी थी, तो फिर ये क्या हुआ? और उनकी, प्रशांत किशोर की ब्राह्मण आइडेंटिटी पिछले 24 घंटे में बिल्कुल राइज की जा रही है, बताया जा रहा है। देखिए सर, ब्राह्मणवादी आइडेंटिटी ही नहीं, हिंदूवादी आइडेंटिटी, सनातनी आइडेंटिटी। प्रशांत किशोर कल त्रिपुंड लगा के घूम रहे थे। ये तो मैं वही इसीलिए, प्रशांत, ये एनडीए की जीत हुई है क्या? भाजपा की हम मान लीजिए हार हुई। नहीं नहीं, एनडीए ही जीता है। वो तो डॉक्टर मीसा भारती ने कह दिया भाई, अच्छा। मैं उसको कह के क्यों दूर रहा हूं। जब बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल और उसकी एक प्रमुख नेत्री, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है, उसमें तीसरे चौथे नंबर पर तो मीसा ही आती है ना भाई। पहले पर लालू, दूसरे पर तेजस्वी, तीसरे पर तो मीसा ही आ रही हैं, क्योंकि रोहिणी को भगा दिया, तेज प्रताप को भगा दिया। वो अगर ये बात कर रही हैं तो ये एनडीए की ही जीत है। मत भूलिए कि प्रशांत किशोर ने पारी कहां से शुरू की थी। मत भूलिए कि प्रशांत किशोर जेडीयू सरकार में कैबिनेट रैंक पाए हुए मिनिस्टर थे। मत भूलिए कि चचा नीतीश कुमार अभी तक टाइगर जिंदा है। और मत भूलिए कि नीतीश कुमार पेट सहलाते हुए कभी भी आएंगे और कुछ नया कर देंगे। और सबसे बड़ी बात सर, भाजपा खुद ही अगर ये चुनाव हार गई हो तो क्या दिक्कत है भाई? ईवीएम से भी बचना था, ईवीएम वाले कलंक से भी। बीच बीच में भाजपा हारती रहती है ताकि ईवीएम की शुचिता और पवित्रता बनी रहे। ठीक है अच्छा जी। अच्छा, ये जो है लड़ाइयाँ पार्टियों के बीच में होती हैं, चुनाव लड़े जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये बेचारी ईवीएम को जो है हर दूसरे तीसरे चुनाव में सती होना पड़ता है? ये लो देखो, मैं देखिए, सही हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, ये प्रशांत किशोर वही हैं जो टीका पोंछ देते थे, जो प्रसाद फेंक देते थे। और ये प्रशांत किशोर वही हैं, पांडे जी, जो शिखा लेके घूमे, लेकिन उसको उन्होंने कूल कर दिया। मतलब वो चोटी टाइप का जो आजकल वो चलता है ना, बच्चे जो रखते हैं बड़ी वाली, वो पीछे एक पोनी टेल, वो पोनी टेल उन्होंने कहा, उन्होंने शिखा नहीं कहा। हालांकि एक पत्रकार ने, क्योंकि बिहारी पत्रकार था, तो उससे पूछ भी दिया कि अचानक इस उपचुनाव में आपकी शिखा उभर आई है। तो प्रशांत किशोर ने लजाइल लइका ढोरी टोए की तर्ज पर कहा कि नहीं नहीं, ये तो पोनी टेल है, बाल बिखरे हुए थे, बढ़ गए हैं, तो मैंने उसको बांध लिया है। ठीक। अच्छा, कल त्रिपुट लगा के नजर आए। और भाई, मैं 3 पॉइंट कहता हूं सर, हाँ आप ये लोग पहले भाई, बोल एक लीजिए चीज, फिर मैं हाँ उसको एक आगे चीज, बढ़। एकदम एकदम जरा अंक गणित भी दर्शकों को दिखाएं। वैचारिक बातें तो हम कर ही रहे हैं, अब जरा अंक गणित अगर आप देखिए दर्शकों, तो क्यों ये कहा जा रहा है, और मीसा भारती ने भी अगर बात सही कही है, आखिर जीत किसकी हुई है? आप देखिए वोट किसको कितना मिला। प्रशांत किशोर ने 19,324, ये उनका डिफरेंस रहा है, यानी विनिंग मार्जिन रही है। कुल उनको मत मिले हैं 64,151। बीजेपी को कितने मिले हैं? 44,827। मजे की बात, यहाँ इस सीट पर कांग्रेस, आरजेडी और ये जो तमाम इंडी अलायंस है, प्रशांत किशोर उस अलायंस के हिस्से नहीं है। रेखा गुप्ता जो आरजेडी के टिकट पर लड़ी, उनको मिले हैं 14,273 वोट्स। यानी अगर ये 19,000 में से 14,273 माइनस कर दें, तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी भी अगर लग जाती या प्रशांत किशोर को विपक्ष का यानी इंडी अलायंस का भी पूरा मत मिल जाता, तो भी बीजेपी सामने 44 लेके खड़ी हुई है। यानी हार जीत पर कोई फर्क ये नहीं डाल पाए प्रशांत किशोर की। आप ये नहीं कह सकते कि ये अगर नहीं रहे होते तो जो है वो प्रशांत किशोर हार गए होते, ऐसा भी नहीं। तो ये साफ पता चलता है कि ये मत कैसे मिले हैं। आप इससे कोई भविष्य के बिहार की राजनीति देखते हैं और एक अकेले घुस के प्रशांत किशोर कौन सी क्रांति बजा लेंगे? आपने कहा 144 जगह सामायना बिखर चुका है। तो 243 सर। इस हाँ, मैं सिर्फ एक चीज, इस सीट पर या दतिया की सीट पर, क्योंकि हम लोगों को गुजरात के बारे में तो बात करनी नहीं है, इस सीट पर और दतिया सीट पर जो रिजल्ट आया है, इसको लेके मैं चलिए प्रचंड रूप से चिल्लाया जा रहा है भारत की राजनीति आज के बाद से बदल गई। तो ऐसा कुछ आपको लगता है सब भारत की राजनीति आज के बाद बदल गई?
सर देखिए, हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि थोड़ा सा कुछ होता है, जैसे कुछ तिलचट्टे जमा हुए तो उसको युवा पीढ़ी का आंदोलन करार दिया गया, कुछ गुंडे जमा हुए तो कहा गया कि पूरा प्रधानमंत्री के खिलाफ ये विद्वेष है, उद्वेग है, फलाना है, चिलाना है। एक बार प्रधानमंत्री आते हैं, उसी इंस्टाबाजी करते हैं, रील बनाते हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं। ठहर कर, संभल कर, पूरे आंकड़े देखकर कोई भी बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। बांकीपुर में 10% मुसलमान हैं। कौन मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, जरा बता दीजिए। दूसरी बात, भाजपा ने जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा, आपको लगता है कि भाजपा जैसी सीरियस पार्टी जो एक नगर पालिका का चुनाव भी, चाहे वो हैदराबाद का हो, मुंबई का हो, इतनी गंभीरता से लड़ती है, वो इस तरह से लड़ेगी कि 24 घंटे में एक उम्मीदवार, फिर दूसरा उम्मीदवार। मैं एक कॉन्स्पिरेसी थियरी दर्शकों के लिए छोड़ के जाता हूं, कहीं ये बाबू नितिन नवीन सिन्हा जी को उनके कद में, उनके चौखटे में कसने का प्रयास तो नहीं था कि भाई साहब बॉस हैं आप, लेकिन थोड़ा सा उनको फ्री हैंड दे दिया गया कि भाई आप ही लड़वाइए, आप ही तय कीजिए। पहली बार उन्होंने अपने मित्र को तय किया, पता चला उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बिगड़ी हुई है, दोबारा लाए नीरज सिन्हा को। कौन है? क्यों? क्योंकि वहां 15% कायस्थ हैं। रविशंकर प्रसाद नाम के एक जीव आपको याद होंगे, आजकल कहाँ हैं, कुछ कम दिखते हैं, हालांकि बीच में फिर से प्रवक्ता बना के उनको लाया गया। उनके सुपुत्र भी रेस में थे, उन्होंने क्या किया होगा, क्या गुल खिलाया होगा, वो जरा देखिए। 10% मुसलमान हैं। स्वर्णों में जो स्वर्ण हैं, सर्वाधिक चमकीले, सर्वाधिक गर्वीले बाभन जी लोगों को, डालडा ब्राह्मणों को देखिए, वो कम से कम 7% हैं। और इस बार बांकीपुर में एक नया समीकरण कहा गया है, जो कांग्रेस की पुरानी रीढ़ की हड्डी थी, यानी ब्राह्मण प्लस मुस्लिम और दलित, यही तो वो था जो 60 वर्षों तक हुआ है। तो कुछ ब्राह्मण वोट खिसके होंगे, क्योंकि भाई यूजीसी आ गया, पता नहीं कहां आ गया, कैसे आ गया। और 2013 के कानून से अभी वाला स्ट्रिंजेंट है कि पहले वाला स्ट्रिंजेंट था, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, चुनाव हुए इन तमाम जगहों पर, जयपुर में स्वर्ण एकता अधिकार मंच निकल रहा है, और वहां पर जब झूमा झटकी हो रही है, वहां पर के वीडियोज हो रहे हैं कि भाई देखिए, इन लोगों ने तिलचट्टों को कुछ नहीं किया, हम गरीब स्वर्णों को, रजतों को ये लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो सर 2027 में उत्तर प्रदेश है, और उस समय तक बहुतेरी बातें आएंगी, बहुतेरी चीजें उखड़ेंगी। क्योंकि आप उसमें देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद भी कूदेंगे, अखिलेश यादव भी कूदेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश नब्ज है और उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की बड़ी प्रयोगशाला है। और इस बार अगर साफ होंगे मुलायम पुत्र, तो पूरी तरह उनका राजनीतिक करियर उसी जगह पहुंच जाएगा जहां अभी तेजस्वी यादव का है। बांकीपुर पर फिर मैं आता हूं, दतिया पर तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि दतिया वाला तो चलिए अलग सिस्टम है, वहां का मध्य प्रदेश का मामला है। नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया गया, वो भी कद दिखाया गया। भाजपा हमेशा से ब्लैकमेल नहीं होगी, वो हार जाएगी लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं प्रधानमंत्री के बॉस को तो चौखटे में नहीं कस दिया गया कि नितिन बाबू जरा कायदे में इधर रहिए। अच्छा, इस चुनाव में कौन लेगा जिम्मेदारी? या तो नितिन बाबू लेंगे या सम्राट जी लेंगे। सम्राट चौधरी पर क्या क्या है भाई, नीट की कोचिंग वाली छात्रा का मामला था, उसके अलावा अभी जो तथाकथित आंदोलन हुआ उसकी तोड़फोड़ का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर खिसक रहा है, इतनी सारी चीजें हैं, उसमें स्वर्ण रजत वाला मामला छिड़क दीजिए तो बांकीपुर गया। अब इसके वजह से, अब एक आखिरी पॉइंट जो आपने उठाया कि इससे राजनीति बदल गई है, भाई साहब अब इस सब बात पर ना, मतलब मैं कैसे व्यक्त करूं सभ्य भाषा में अपनी बात, मेरे हाथ पैर बंद जाते हैं, क्योंकि सभ्यता के अंदर आपका मंच है, मैं गाली भी नहीं दे सकता हूं।
जेन जी ने दिखा दी औकात, जेन जी ने लगाई फटकार। अरे भैया, जेन जी वही है ना जो पूरे अटल पथ पर तोड़फोड़ करके गया है। अभी मैं परसों पटना से लौटा हूं, करोड़ों रुपए खर्च करके जो अटल पथ बनाया गया, जो किनारे में वो शीशे लगाए जाते हैं सर, इसी जेन जी ने पूरा बर्बाद कर दिया। और मुझे ये पता है कि उसमें जेन जी कोई नहीं था, उसमें राजद और कांग्रेस के गुंडे थे। सीपीआई एमएल का विधायक खुद कील लगे हुए डंडे से उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। काहे का जेन जी? और बिहार में कौन सा जेन जी है, ये जरा बता दीजिए भाई। बिहारी तो बाहर है। कोई भी लड़का अगर थोड़ी सी उसमें प्रतिभा है और उसके माँ बाप के पास थोड़ी सी औकात है तो वो बिहार में नहीं पढ़ रहा है, तो काहे का? ठीक बात है। और एक चीज और है, जैन जी में भी गुड जैन जी, बैड जैन जी, भाई नालायक तो हर दौर में रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि ये यही दौर है जिसमें केवल नालायक है। नालायक हर एक दौर में रहे हैं, चाहे आप उसको जैन जी कहिए, चाहे जैन बी कहिए, जो मन करे वो कहिए, लेकिन हर आदमी फिल्टर लगा रहा है। आपने कहा कि ये कौन से जैन जी है? हाँ भाई, ये अराजक और गुंडे और नालायक जैन जी हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, उन्होंने आके फिल्टर लगाया। वो तो खुद फिल्टर लगा रहे हैं, समाज फिल्टर लगा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, बंगाल का चुनाव हम लोगों ने देखा, उस समय भी यूजीसी की प्रचंड ज्वाला वह अपने पूरे वेग से थी। स्वर्ण, रजत और तमाम कांस्य पदक जो हैं ये उछाले जा रहे थे, लेकिन बंगाल के चुनाव पर कोई इसका असर नहीं। चलिए चुनावी असर की ही बात कर लेते हैं। पुडुचेरी में भी कोई असर नहीं पड़ा, वो चुनाव तमाम हुए। असम में कोई असर नहीं पड़ा। ये क्या मतलब, बंगाल जाति विहीन है तो हम तो चले बंगाल बस जाएं? असम क्या जाति विहीन है? पुडुचेरी में जातियां नहीं होती? वहां बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है? वहां मोदिया ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब नहीं होता है? मतलब भारत का हिस्सा नहीं है क्या वो? भारत कौन सा है, मतलब जो कहां से शुरू होता है? जैसे आपका बिहार जो है वो नोएडा तक जाता है या लखनऊ तक आता है, तो जरा हमको ये बता दीजिएगा, ये भारत कहाँ तक जाता है? मतलब आपने अभी कहा कि राजस्थान में यात्रा निकल रही है, तो समस्तीपुर के आसपास खत्म हो जाता है बिहार, कि लखनऊ गोरखपुर के पास खत्म हो जाता है भारतवर्ष, कि यूजीसी से तो हमारे बच्चों का एकदम। ये सवाल पूछ कौन रहा है? मजे की बात, और इसमें आपस में बतिया कौन रहा है? मंडल कमीशन के दौरान लाठी खाया हुआ व्यक्ति, जेएनयू में हर चीज के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति भी लोग, तो एक तरफ फौनीस जिसने मंडल कमीशन में लाठियां खाई साहब, स्टॉप रिजर्वेशन सेव इंडिया की टी शर्ट पहन के मार लाठी हजरतगंज में बिछा दिए गए। आज तक याद आता है, घुड़सवार पुलिस ने ऊँका था। तो ये मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं भारत में वाकई जाति व्यवस्था नहीं है क्या? तो हम तो तुरंत कहें तलो बंगाल, तलो असम, वहां जाति वाति नहीं है, वहां यूजीसी का कोई फैक्टर नहीं है, एसटी एक्ट में भी कोई परेशानी नहीं है। सर ये सेलेक्टिव एमनेजिया का दौर है। हमको जो भाता है हम उतना ही देखते हैं। अगर आप समग्र विश्लेषण करेंगे ना तो आपको ना कोई सुनने वाला है ना देखने वाला, और ये सेलेक्टिव एमनेजिया है। और दूसरी बात, अच्छा ये बताइए, ये मेरे ऊपर भी लागू होगा ना कि अगर हम जो जैसा मैं देखना चाहूंगा वैसा ही देख पाऊंगा? आपके ऊपर इसलिए और मेरे ऊपर नहीं लागू होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम तो सारी बात कह रहे हैं ना। हमने ये तो नहीं कहा कि स्वर्ण रजत नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा कि प्रशांत किशोर का क्या हुआ नहीं हुआ। हम आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं और दर्शकों को कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव कर लो। हम आपको नहीं बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा हूं, आप भी नहीं बता रहे हैं। आप एक बात और देखिए, शिक्षित वर्ग जो होता है वो 3 जगह गू खाता है। पहले उसके पैर में लगता है, फिर हाथ में लगाता है, फिर नाक में लेता है, और तब चख के कहता है कि अरे अरे ये तो गू है भाई। प्रशांत किशोर, बांकीपुर चूंकि पटना का एक बड़ा पॉश इलाका है, गांधी मैदान से जुड़ा हुआ है, वहां उसकी एक और खासियत है, अफीम फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, जैसे गाजीपुर थी वो उससे भी बड़ी फैक्ट्री थी अफीम की। और ये पूरा इलाका अति विकसित पटना के हिसाब से और बाकी जगहों के हिसाब से है। इसमें शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षित लोगों को केजरीवाल भी पसंद आते हैं कि नहीं? 10 साल तो दिया ना। बिल्कुल। और किसने बनाया? बिहारियों ने बनाया। जब तक बिहारी बहुसंख्या में नहीं थे दिल्ली में, केजरीवाल नहीं पनपे। जिस वक्त बिहारी हुए 1 करोड़ 1.5 करोड़, केजरीवाल आ गए। तो बिहारी शिक्षितों में भी अति शिक्षित हैं, बहुत काबिल हैं।
और मैं इस बात पर लगातार विरोध करता रहा हूं कि लोग कहते हैं बिहारियों की राजनीतिक चेतना। अरे भाई, बिहारियों की राजनीतिक चेतना घूरे के बराबर है। अगर उनमें राजनीतिक चेतना रहती तो पिछले 40 वर्षों से यही कांड कुकांड नहीं किए रहते। एक पैसे की राजनीतिक समझ नहीं है बिहारियों में। सबसे घटिया राजनीतिक बुद्धि अगर किसी भी कौम में है तो वो बिहारी है। अब प्रशांत किशोर इनके नए मसीहा बने हैं और एक वैकम तो हुआ है भाई, भाजपा भाजपा भाजपा, राजद साफ हो गया। और भाजपा क्या क्रिएट नहीं करती है अपना विपक्ष को भी? इस बात पर कौन गौर करेगा सर? और आप तो इसके मास्टर हैं, आपने तो बहुत बार बताया है। तो भाजपा हरेक उस जगह अपना विपक्ष तैयार करती है जहां उसको कांग्रेस को हटाना है या किसी रीजनल पार्टी को हटाना है। असम में भाजपा का विरोधी कौन है? कांग्रेस है। बंगाल में कौन है? तृणमूल थी, बर्बाद हो गई। बिहार में कौन है? राजद थी, बर्बाद हो गई। तो एक विपक्ष चाहिए ना। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, कोट अनकोट, और मुझे इन सब शब्दों से बहुत चिढ़ होती है, पढ़े लिखे, साक्षर, शिक्षित, क्योंकि केजरीवाल को मैं सामने देखता हूं। प्रशांत किशोर पाणे जी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, प्रशांत किशोर कूल भी हैं, चुटिया रखते हैं, मनुवादी भी हैं। देखिए व्यालोक जी, आप कितना भी जो है वो अपने ज्ञान की चादरों से इस मामले को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि मनुवाद से आज़ादी तो मिली नहीं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी तो मिली नहीं। एक अदद और ऐसा मामला जो है बढ़ ही गया। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ हमारे सामने अभी अभी इस वीडियो का थंबनेल जो है टीम ने बना के भेजा है, तो उसमें तो यही मामला आ रहा है कि एनडीए का एक विधायक और बढ़ गया। तो एनडीए की सीटें जो है वो बंगाल से भी निकल के आती हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन मुझे सही बताएं दर्शकों, जरा ईमानदारी से सोचेगा, जो मैंने शुरू में कहा था कि अरे भाई 3 चुनाव हुए, 3 पार्टियों के अलग अलग 3 लोग जीत गए, स्कोर एकदम टनाटन है, और उसके बाद तुम कहते हो। और दूसरी एक चीज, अभी जैसे बांकीपुर एकदम प्योर शहरी एलीट इलाका है, पढ़े लिखे, जैसा कि उन्होंने कहा व्यालोक जी ने कि 3 बार वो टेस्ट करता है, पहले देखता है, छूता है, उसके बाद चखता है, तब बताता है कि अरे ये तो गंदगी है। तो एक चीज तो कम से कम अब निर्धारित हो गई ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहरी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल बनिया पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खाटी जमीन की पार्टी है। इसलिए बांकीपुर जैसा बाई इलेक्शन हार जाती है, लेकिन जब मेन चुनाव की बात आती है तो गांव गांव से और जन जन से इसको वोट मिलते हैं। यही स्थिति जो है आप देखिए तो बंगाल में भी है। बंगाल में क्या होता था? बंगाल में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 21 तक गांवों की पार्टी थी, समाज के वंचित, शोषित और पीड़ित वर्ग की पार्टी थी, लेकिन आज वो उन सारे बाबू मोशाइब की पार्टी बन गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कुछ लोग ये ज्ञान जरूर देंगे कि भाई साहब एक चावल से हम पूरे पतीले के चावल के पकने न पकने का अंदाजा लगा लेते हैं। तो ठीक है साहब, अंदाजा लगा लीजिए। अब एक जबरिया बात बोल रहा हूँ, ज्यादातर राष्ट्रवादियों की जितनी भी भविष्यवाणियां होती हैं वो सही होंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो राष्ट्र प्रथम के नजरिए से चीजों को देखते हैं और जमीन पर देखते हैं। और एक चीज और, 2014 से लेके अब तक राष्ट्रवादी जो भविष्यवाणियां करते हैं लगभग वही भविष्यवाणियां तो सच होती हैं। तो फिर विश्वसनीयता किसकी, आप ये बताइए। 2014 से मोदी आएंगे नहीं, कभी चाय नहीं बेचेंगे देश में, छोड़ दीजिए चाय बेचें। 19 में बहुत खिलाफ है मामला, 24 में तो खैर खिलाफ ही खिलाफ था, यूपी हार जाएंगे, फलाने होगा ढिकाने होगा। लेकिन हो क्या रहा है? हो तो वही रहा है जो आपको ज्यादातर राष्ट्रवादी सकारात्मक कंटेंट क्रिएटर्स बताते हैं। तो साहब, इस तरह कभी भी चुनाव के नतीजों को नहीं देखा जाता। हमें उम्मीद है दर्शकों कि बांकीपुर और बाकी ये जो तीनों बांकीपुर सहित तीनों चुनाव, इनसे क्या देश को मिजाज है। ये 3 नंबर हैं, इस नंबर्स का कोई मतलब है नहीं, लेकिन एक होता है कि आपको बताने के लिए कुछ चाहिए। तो कुछ लोग ऐसी बिल्लियां हैं जो अपने भाग्य से छीके टूटने का भी इंतजार करती हैं। आपको अभी अभी दिखेगा, अरे मोदी जी सबक सिखानी है ना, कोई मेहरा मेहरा के बतियाएगा, कोई गोल गोल कमर हिला के बतियाएगा, इस तरह की तमाम चीजें आएंगी। और गिरोह में बारात आने से पहले ही झगड़ा भी शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं ये पेज हम चलाऊंगा, फलाने पेज तुम चलाएगा। लेकिन आप सोचिए अंततः यह राष्ट्रवाद की राजनीति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। बंगाल
असम, पुडुचेरी भारत का ही हिस्सा है। इन्हीं कथित मुद्दों के चलते रहने के दौरान वहां चुनाव हुआ है, इसलिए जरा इसका भी ध्यान रखिए। सिर्फ आप ही नहीं है भारत। अब मैं किसने कह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। मैं क्यों जबरदस्ती उन इलाकों का नाम लूं, उन प्रदेशों का नाम लूं, लेकिन इस अग्राहट से बचना चाहिए कि आप ही भारत हैं, आप ही भारत नहीं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा कुछ सार्थक देख के आपको जाएगी। अगर ऐसा लग रहा हो तो चैनल को जैसे आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वैसे इस वीडियो को भी करिए। बेल आइकन दबा लीजिए, सिर्फ एक बार ही दबाना होता है। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं। आज बड़े धीर गंभीर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यात्रा में होने की वजह से ऐसा है, प्रवास पे हैं, तो वाणी पर भी आप जरूर जाइए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।